सही बच्चों, सबसे पहले प्लांटर मशीन अकाउंट को देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा था? 12,700। एडिशन हुआ है, लेकिन चूंकि एक्सचेंज हुआ है तो सारा इकट्ठा एक लाइन में नहीं लिखेंगे, उसके दो टुकड़े करेंगे। वो वाला हिस्सा जिसमें पैसे दिए हैं वो अलग, और वो वाला हिस्सा जिसमें एसेट दिया है वो अलग। जिसमें एसेट दिया वो डिस्पोजल के नाम से आएगा। ऐसी है। टोटल हो गया बच्चों, ये यहाँ पे 68 नहीं आना, मेरा ख्याल है। क्या आना है? 680 आना है। नीचे 300। टोटल 1020 आता है। ठीक हो गया। अच्छा, मजीद कितने रुपए का एसेट बाय किया? 11,300। ये कहाँ से आया 11,300? ये वाला 10,000, ये 660। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो फाइनल फिगर क्या आ जाएगी? 9,500। फिर 660 जमा करेंगे, 540। इंस्टॉलेशन 160। स्टाफ ट्रेनिंग, ओपनिंग सेरेमनी, कोई चक्कर। तो फाइनल फिगर क्या आ जाएगी? 11,300। ये यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, और ये हम एग्जामिनर को वर्किंग के तौर पे दिखा देंगे कि ये हमने इस तरह से कैलकुलेशन की है। उसमें वर्किंग का हवाला दे देंगे, और वो हवाला यहाँ पे पेपर में यूज करना है। वर्किंग की है आपने? कैलकुलेटर तक कैलकुलेट करके जमा करके ले लेता थे। एग्जामिनर के पास आपके वाला कैलकुलेटर नहीं होना। आपने अगर जमा करके कोई चीज लिखी है तो जमा करके भी दिखाओगे भी मैंने ये जमा किया है। समझ आ रही है? प्रेजेंटेशन को आपने अच्छी तरह से फॉलो करना है। अच्छा जी, दो डिस्पोजल हुए हैं बच्चों, एक 870 वाला और एक 1,000 वाला। यहाँ तक की बात सुन लगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था सवाल में 6240। और डिस्पोजल की आपने वर्किंग की होगी। सबसे पहले यही वर्किंग हुई होगी आपकी, वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 2, क्योंकि सबसे पहले वर्किंग ही होनी थी। 37 और 57 आता है। 370 और दूसरा 573। ठीक हो गया। ओके। फिर उसके बाद बच्चों वर्किंग नंबर 3 की आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर देयर निकाला। वो कितना आया? 2292। यही आया कि नहीं आया? तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा बच्चों? 7583। चेक कर ले, शाबाश। ये बैलेंस मैच होना चाहिए, ये बैलेंस भी मैच होना चाहिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है जी। एसिड अकाउंट अगर ठीक बनाए तो बच्चों 6 नंबर आएंगे। इसके कितने नंबर आए? 6। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट सही बनाए तो कितने नंबर आएंगे? 6 नंबर आएंगे। और डिस्पोजल अकाउंट सही बनाए तो कितने नंबर आएंगे? 4। ये मार्किंग स्कीम है। अब यहाँ पे देखते हैं जी, ओल्ड मशीन 870 की निकाली थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 376 की। ये 870 यहाँ से आ रहा है, और ये 376 यहाँ से आ रहा है। फिर ये 1,000 यहाँ से आ रहा है, और 573 यहाँ से आ रहा है। ऐसे ही है। अच्छा, पुरानी मशीन जो दी थी उसकी जगह पैसे नहीं पकड़े थे हमने, क्या पकड़ा था? नई मशीन पकड़ी थी, तो ये क्रेडिट हो रहा है और ये डेबिट होगा। समझ आ गई बात? फिर ये जो 1,000 वाली मशीन बेची उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 573। कैश कितना पकड़ा? 309। वो तरीका पता है? तो कैश जो पकड़ा उसमें डिस्पोजल कॉस्ट से माइनस करके नेट करके लिख लो। तो वैसे दोनों एसेट के ऊपर जो नेट लॉस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 272 का। हाँ जी, कहाँ कहाँ पे क्या क्या गड़बड़ हुई है? क्या गलती हुई है? लॉस नहीं निकला, बाकी सारा ठीक है।
उठाया, क्या ये सारे पॉइंट पड़े हुए थे? तो फिर गलती क्यों हो रही है? प्रैक्टिस भी की है, चंगे भले दिन लगाया, चंगा भला टाइम लगाया, एक एक शे अपने हाथ में कैलकुलेट की थी, और एक सवाल नहीं 3-4 सवाल किए, फिर भी नहीं आया। ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा जी, पॉइंट समझ आ गए सबको? बच्चों अब हमने अगला टॉपिक शुरू करना है, और सिदरे पदरे हो जो, बड़ा औखा टॉपिक शुरू होने लगा है। बहुत मुश्किल टॉपिक शुरू होने लगा। रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन का टॉपिक है बच्चों। इसमें से हर अटेम्प्ट में 16 नंबर का सवाल आता है। कितने नंबर का सवाल आता है? 16 नंबर। तो इसलिए टॉपिक बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीवैल्यूएशन जिसको नहीं ना आती, आई कब समझता है कि उसको एफआईआर बंद नहीं आती, सीधी सी बात। तो रीवैल्यूएशन में एक दिन के लिए भी छुट्टी जो है ना, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक दिन भी 5 मिनट के लिए लेट आए तो मसला हो जाएगा। रीवैल्यूएशन का टॉपिक इतना टेक्निकल, इतना सेंसिटिव और बहुत मुश्किल है, और पेपर में आना ही आना है, इसमें कोई चांस ही नहीं है कि कभी ना आए। समझ आ रही बात? हर अटेम्प्ट में 16 नंबर का सवाल आता है यहाँ से, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना है। अच्छा जी, अभी हम बच्चों एग्जांपल ले रहे हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में जब हम किसी बंदे का बिजनेस स्टार्ट किया करते थे, तो हम उसको कहा करते थे कि सोल प्रोप्राइटर है। ठीक है, अकेला बंदा कारोबार कर। हमने उस वक्त कंपनी के खाते नहीं पड़े थे, एक सिंगल पर्सन ने कारोबार शुरू किया है, उसकी अकाउंटिंग हमने की थी। समझ आ रही? मिस्टर अहमद स्टार्टेड ए बिजनेस, मिस्टर अली स्टार्टेड ए बिजनेस, वगैरह वगैरह, यहाँ से बातें शुरू होती। तो एक अकेला बंदा था, वो कारोबार कर रहा था। हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पार्टनरशिप नहीं पढ़ी कि 3-4 बंदे मिलकर कारोबार कर रहे हैं, पढ़ा ऐसा कुछ बात? कंपनी नहीं पढ़ी कि भाई 20 बंदों ने मिलकर कंपनी रजिस्टर करवाई, कोई ऐसी बात पढ़ी? नहीं पढ़ी। हाँ, ये पढ़ा था कि बिजनेस की टाइप्स ऐसी ऐसी होती हैं, लेकिन उसमें करते क्या है ये हमने नहीं पढ़ा। तो बात बात बच्चों आज दोबारा हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से स्टार्ट करेंगे कि फर्ज करो एक बंदा है, उसका पहला साल है कारोबार का। तो बच्चों क्या उसका ओपनिंग बैलेंस होगा कैपिटल का? नहीं होगा। पहली दफा वो पैसे लेके आएगा घर से, तो क्या एंट्री पास करेंगे? 5 लाख रुपए लेके आया घर से, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। सारा साल मेहनत की, तो 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कहाँ जमा होगा? डेप्रिसिएशन में। कहाँ जमा होगा? कैपिटल में। याद आ रहा है कुछ कुछ? जब बैलेंस शीट बनाया करते थे, तो प्रॉफिट को कहाँ ऐड किया करते थे? कैपिटल में ऐड किया करते थे। और ड्राइंग का क्या किया करते थे? कैपिटल में से माइनस किया करते। माइनस करने से मुराद ये कैपिटल डेबिट हो जाएगा, और ऐड करने से मुराद क्या है? कैपिटल में ये ऐड हो जाएगा, ऐसी है, क्रेडिट हो जाएगा। तो बच्चों जब आप ये टोटल करेंगे, 5 लाख घर से लेके आया, 1.5 लाख उसने प्रॉफिट कमाया, 80,000 वो घर ले गया। तो बताओ कितने पैसे अभी तक उसके कारोबार में पड़े हुए हैं? 5,70,000 पड़े हुए। याद है कुछ कुछ? अच्छा, अगले साल जब कारोबार वो शुरू करेगा, तो उसका ओपनिंग बैलेंस कितना पड़ा होगा? 570 पड़ा होगा। कि सारा साल मेहनत करके उसने कितना प्रॉफिट कमाया? 125। कितने पैसे वो निकाल के घर ले गया? तो क्लोजिंग कैपिटल उसका कितना पड़ा होगा? 565 पड़ा होगा। क्या ये पॉइंट सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बच्चों अगर ये सारा कुछ अपने कंपनी के अकाउंट्स में करना, सोल पपड़ा के अकाउंट में नहीं करना, कंपनी के अकाउंट में करना है,
तो कंपनी के अकाउंट में याद रखिएगा, जब भी कंपनी के मालिक पैसा लेके आते हैं कंपनी में, तो उसका अलहदा अकाउंट होता है। कंपनी उस पैसे को इस्तेमाल करती है और प्रॉफिट कमाती है, तो प्रॉफिट का हिसाब अलहदा रखा जाए। कंपनी में कोई बंदा मुंह उठा के पैसे पकड़ के घर लेके जा सकता है? नहीं लेके जा सकता। लेकिन अगर आप अकेले बंदे हैं, आपकी ही दुकान है, आप ही कमाई करते हैं और कोई नहीं है वहां पे, तो शाम को जितने पैसे बचे होंगे आप उठा के घर लेके जा सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन कंपनी में रोकने वाले होंगे। मेरी बात सुनिए, आप आज पेप्सी कंपनी का एक शेयर बाय कर लें और पेप्सी कंपनी के गेट पे चले जाएं कि भाईजान मैं मालिक का, गेट खोलो, तो खोलेंगे गेट? हालांकि वो मुलाजिम है, वो आपकी बात नहीं सुन रहा, तो वो आपके लिए गेट नहीं खोल रहा, तो आप वहां से कुछ चीज लेके घर जा सकते हैं? गेट ही नहीं खोल रहा थोड़े को। समझ आ रही है? तो कंपनी में और अपने सिंगल मेंबर के कारोबार में जमीन आसमान का फर्क है। समझ आ रही बात? अब फर्ज करें बच्चों, कंपनी में कुछ लोगों ने मिल के 5 लाख रुपए इकट्ठा किया, कारोबार शुरू किया, ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं, 5 लाख रुपए की क्या एंट्री करेंगे? कैश डेबिट कैपिटल। ये एक बंदे का कारोबार नहीं है, 20 बंदों का कारोबार है। 20 बंदों ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए। अच्छा जी, सारा साल मेहनत करके कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 1.5 लाख रुपए। यहाँ पे भी 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट था, कंपनी में भी 1.5 लाख का ही प्रॉफिट है। लेकिन वो प्रॉफिट अब कैपिटल अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके लिए अलहदा से एक अकाउंट बनाया जाएगा और उसका नाम क्या रखा जाएगा? रिटेन अर्निंग अकाउंट। रिटेन अर्निंग का उर्दू में क्या तर्जुमा है वो भी देखते हैं। अब 1.5 लाख रुपए कमाई की गई है बच्चों। जब 1.5 लाख रुपए कमाई की गई तो तमाम मालिकों के मुंह में पानी आया कि भाजन ने कमाई की थी, कुछ तो दो। तो कंपनी उसमें से 80,000 रुपये बांट देगी। एक बंदे को दे देगी? नहीं, तमाम मेंबर्स को मिलेंगे पैसे। जिस जिसके जितने जितने शेयर उसके हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। तो टोटल पैसे कितने बांट दिए? जब बच्चों एक बंदा पैसे उठा के घर लेके जाएगा, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? लेकिन जब बहुत सारे बंदों को पैसे दिए जाएंगे तो उसके लिए वर्ड ड्राइंग इस्तेमाल नहीं होगा, डिविडेंड इस्तेमाल। कंसेप्ट दोनों का एक ही है। फर्क यह है कि वहां पे एक बंदा पैसे लेके जा रहा है तो ड्राइंग है, यहाँ पे बहुत सारे बंदे इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज होगा? डिविडेंड, क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है। वो क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। कितने कमाए थे पैसे बच्चों? कितने बांट दिए? इस वक्त कंपनी में कितने पड़े हुए हैं? 70,000 प्रॉफिट पड़ा हुआ है, लेकिन वो 5 लाख का कैपिटल भी तो पड़ा हुआ है। समझ आ गई बात? तो साल के एंड पे बच्चों, ओवरऑल कंपनी की किताबों में मालिकों का कितना पैसा है? 570। यही 570 इस अकेले बंदे का भी था पहले साल के अंदर, लेकिन वो 570 एक ही अकाउंट में हमने लिखा हुआ था, प्रॉफिट भी उधर है, ड्राइंग भी उधर है, सारा कुछ नेट करके 570। लेकिन जब कंपनी के खाते खोलेंगे ना, तो जो पैसे घर से लेके आए उसका हिसाब अलहदा होगा, और जो पैसे कमाए हैं उसका हिसाब अलहदा होगा। हाँ, अलहदा अलहदा करके टोटल कर लेंगे, एंड पे रख देंगे 570। हम बताएंगे भाईजान घर से पैसे लेके आए हो 5 लाख, और कमाई कितनी की है? 70,000। टोटल कितना हो गया? 500। अलहदा बता दो। ठीक है? ताकि कल को नया आने वाला बंदा जब पैसे लगाए कंपनी में, तो उसको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी मालिकों ने कितना पैसा लगाया हो। अगर ये बीच में शामिल हो गया तो उस नए बंदे को समझ नहीं आएगी कि कितना पैसा लगाया। इससे ये पता चलेगा कि असल में जो कैश घर से लेके आए थे वो 5 लाख था, और ये वाली कमाई कंपनी ने की है। अच्छा, रिटेन अर्निंग को रिटेन अर्निंग क्यों कहते हैं? रिटेन का मतलब क्या है? रिटेन, रिटेन का उर्दू में क्या मतलब है? ठोस। ये थोड़े हालात ने, रिटेन पता तो है, उर्दू में क्या मतलब है ये नहीं पता। ठीक है जी, रिटेन का मतलब है रोक लेना। थोड़े हालात चेक कर लो। तो रिटेन का मतलब क्या है? रोक लेना। अर्निंग, कमाई। तो रिटेन अर्निंग का मतलब फिर क्या हुआ? वो कमाई जो रोक ली। देखो असल में कमाई 1.5 लाख हुई थी। असल में कमाई कितनी हुई थी? 1.5 लाख। 80,000 बांट दिया, तो कितनी ऐसी कमाई है जो कंपनी में रुक गई? 70,000 रोक लिया कंपनी, वो नहीं बांटा।
रिटेन अर्निंग का मतलब समझ आ गया थी कि वो कमाई जो कंपनी ने साल में की उसमें से कुछ बांट दिए, तो जो रुक गए कंपनी बिजनेस की ग्रोथ के लिए उसको हम क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। शुभ। अच्छा जी, उसको बच्चों पहले साल के एंड पे इस तरह से शो कर देंगे। अब अगला साल शुरू हुआ तो बच्चों अगले साल में कैपिटल अकाउंट का ब्रॉडर बैलेंस क्या आएगा? 5 लाख आएगा, 570 नहीं आएगा। 70,000 रिटेन अर्निंग में रखेंगे। समझ लगी? सारा साल ये अकाउंट वैसे का वैसे ही पड़ा रहा, इसमें ना कुछ जमा होगा ना कुछ माइनस होगा। हाँ, अगर आपने अगले साल प्रॉफिट कमाया है तो उसको रिटेन अर्निंग में रखेंगे। कितना प्रॉफिट कमाया है? 1,25। कितना बांट दिया? 1,30। तो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग कितनी शो होगी? 65,000। तो बच्चों बैलेंस शीट में क्या शो कराएंगे? अगर यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए तो हम लिखेंगे कैपिटल कितना है? 5 लाख। रिटेन अर्निंग टोटल 5,65,000। और इस बंदे का भी दूसरे साल के एंड में कितना बैलेंस आ रहा था? ये सारा कुछ एक ही अकाउंट में कर रहा है, लेकिन अगर आप कंपनी बनाएंगे तो फिर 2 अकाउंट बनाएंगे। हाँ, अल्टीमेटली टोटल मैच कर रहा होगा, लेकिन प्रेजेंटेशन में 2 अकाउंट नजर आए। यहाँ तक की बात समझ आ गई? यहाँ तक कोई इतराज है, किसी चीज में कंफ्यूजन है तो बता दो। अच्छा जी, अब बच्चों ये टॉपिक हमने रिटेनिंग वाला क्यों पढ़ा अभी आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। हमारा मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रीवैल्यूएशन मॉडल। बच्चों अभी तक हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में कॉस्ट मॉडल पढ़ा था। कौन सा मॉडल पढ़ा था? कि एक मशीन ली है 5 साल पहले, उसकी कॉस्ट इतनी आई थी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतनी चार्ज हो गई, इस वक्त बैलेंस शीट में उसकी कैरिंग वैल्यू इतनी आ रही। ऐसे ही किया करते थे ना बैलेंस शीट में, अपने एसेट को ऐसे शो किया करते। अब यहाँ पे एक नया मॉडल पढ़ने जा रहे हैं जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में नहीं पढ़ा था, वो है रीवैल्यूएशन मॉडल। रीवैल्यूएशन मॉडल कहता है कि सबसे ऊपर वाली लाइन में कॉस्ट नहीं आएगी, क्या आएगी? रीवैल्यूड अमाउंट। हाँ, नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही आया करेगी जैसे आती होती है, तो कैरिंग अमाउंट निकला करेगी। मतलब कॉस्ट मॉडल में कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन रीवैल्यूएशन मॉडल में कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी? कॉस्ट वहां पे माइनस नहीं होगी, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वहां पे माइनस, किस में से क्या माइनस होगा? रीवैल्यूड अमाउंट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो कैरिंग अमाउंट निकलेगा। दोनों में कैरिंग अमाउंट निकालने का फार्मूले में फर्क समझ आ गया? अब रीवैल्यूड अमाउंट क्या होती है उसको डिस्कस करते हैं। और क्लियर सबको? अब पहली एग्जांपल बच्चों देखते हैं कि फर्ज करें एक कंपनी ने रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया है। कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया है? रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल में क्या करते होते हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में बड़ा पढ़ लिया। कैरिंग अमाउंट इज कंप्यूटेड विद फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ, compared with fair value at the date of revaluation. For example, रीवैल्यूएशन डेट है कंपनी एक एसेट की 30 जून 2010। रीवैल्यूएशन कब की है? 30 जून 2010। एक मशीन ली थी कई साल पहले, 2006 में ली होगी, 5 लाख रुपए की। 2010 में नहीं ली, 6-7 में कहीं ली होगी। कितने की ली थी मशीन? 5 लाख की। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक कितनी चार्ज कर चुके हैं? 1.5 लाख। रिमेनिंग वैल्यू उसकी कितनी आ रही है? 3,50,000। मार्केट में फोन करके उसका रेट लगवाया, फोन किया मार्केट में कि भाईजान ये मशीन हमने बेचनी है, कितने की सेल हो जाएगी? उन्होंने कहा जी 6 लाख में सेल हो जाएगी। अब मुझे पता है मेरी किताबों में उसकी औकात कितनी है? 3,50। मार्केट वाले उसकी औकात क्या लगा रहे हैं? यहाँ तक की बात में लगी। तो मैंने जब फोन करके पता किया कि भाई 6 लाख रुपए की सेल हो जाएगी, तो मुझे खुशी हुई कि दुख हुआ? खुशी हुई कि मेरे एसेट की वैल्यू मैंने कम लगाई हुई है, मार्केट उसकी वैल्यू ज्यादा लगा रही है। तो समझ आ रही बात? वो बोलो तो सही। मुझे कितने लाख रुपए की खुशी हुई? 2.5 लाख रुपए की खुशी हुई कि मेरा एसेट बैठे बैठे 3.5 लाख से कहां पे चला गया? 6 लाख पे चला गया। अब पॉइंट ये है, ये खुशी मुझे एक्चुअल में कब होगी? जब मैं एसेट बेच दूंगा।
लेकिन मैंने ये एसेट बेचना नहीं है। क्यों? अगर मैंने एसेट बेच दिया तो फिर मैं कारोबार किस पे करूंगा? मैंने बस उसका रेट लगवाया है, उसको बेचना मकसद नहीं। नहीं समझ आ रही? मार्केट से क्या लगवाया? रेट। बेचना नहीं है मैंने। अगर तो बेच दिया तो फिर तो ये गेन और डिस्पोजल है। अभी भी पढ़ के आए हैं, ये क्या आ जाएगा? गेन ऑन डिस्पोजल। वो डिस्पोजल वाली एंट्री पास करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। बेचना ही नहीं है, पॉइंट ही है सारा। रेट पता किया, बस फोन बंद कर। अब ये जो खुशी हुई है मुझे सुन के कि यार मेरे एसेट का रेट बढ़ गया, क्या ये खुशी मैं एक्चुअल में देख सकता हूँ? एक्चुअल में नहीं देखी जा सकती। क्यों? एक्चुअल में देखनी है तो क्या करो? बेचो, पैसे देखो। एक्चुअल में हाथ में आएंगे पैसे 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा। तो बताइए, तो मैंने बेचना नहीं है। तो बच्चों ये वो खुशी है जिसको मैं फील तो कर सकता हूं, लेकिन रिकॉर्ड एक्चुअल में नहीं कमाई को हो सकती है। नहीं बात समझ आ रही? तो बच्चों ये खुशी हमने इसकी एंट्री पास करनी है, लेकिन ये एक्चुअल खुशी नहीं है, ये बात याद रखना। ये वो खुशी है जो हमने एक्चुअल में कमाई नहीं है। एक्चुअल में कमाने से क्या मुराद है? भाई बेचो, सच्ची मुच्ची के पैसे पकड़ो, ये वो खुशी है जो आपने कमाई है। कमाई का मतलब ही होता है ना, कोई शायद बेची है तो पैसे आए ने। तो ये क्या है कमाई? कैंटीन वाला क्या कर रहा है? चीजें बेच के पैसे कमा रहा है ना, या बैठे बैठे रेट बड़ा बढ़ाई जा रहा है। पॉइंट समझ नहीं? तो कमाई होती ही उस वक्त है जब आप चीज बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं या सर्विस बेचते हैं। तो ये चीज आपने बेची नहीं है, सिर्फ रेट पता करा। लेकिन बैठे बैठे खुशी फील हुई है कि साढ़े जो 3.5 लाख का जो एसेट है वो कितने का चला गया? 6 लाख। अब फील हो रहा है यार मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ गई है। कितने से बढ़ गई है? 2.5 लाख से। एसेट को मैं कर लूंगा डेबिट। क्या कर लूंगा? डेबिट। और डेफिनेटली मेरा गेन हुआ है, तो उस गेन को मैं रिकॉर्ड करूंगा। रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। इनकम में इजाफा हुआ, इनकम में इजाफा होता तो क्या करते हैं? डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट करते हैं। लेकिन स्यापा ये है कि ये जो इनकम है ये रियलाइज नहीं है, ये अनरियलाइज है। मतलब समझ आ रहा है कि वो इनकम है जो नजर तो आ रही है, जेब में नहीं आ रही। नहीं बात सुनेंगे? मतलब बैठे बैठे बंदा अपने दोस्तों को सुनाई देता ना, लंबी सी, लंबी छोड़नी होती जितनी मर्जी बंदा लंबी छोड़ दे, तो उसे खुशी तो फील हो रही होती है, दोस्त भी ताड़ियां मार रहे होंगे ने। लेकिन एक बार दोस्त कह देना कि जरा वहा, तो उसी वक्त आप जलील हो जाएंगे। मेरे पापा का अपना एयरप्लेन है। वाह यार बड़ा अमीर है तू। वाह। नहीं यार पापा जरा दूर रहते हैं, दूसरे गैलेक्सी पे रहते हैं, गैलेक्सी नहीं है नजदीक। उस गैलेक्सी पे जाएंगे तो मैं दिखाऊंगा। ठीक हो गया जी? तो आपने लंबी छोड़ तो दी। अगर एक सेकंड के लिए वो कहते भाईजान आओ जरा थोड़े कार जरा जहाज दीदार करके आइए, तो कख नहीं लबना, तो बिस्ती हो जाएगी। ठीक है? तो बच्चों ये वो खुशी है जो बातों बातों में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन हकीकत में इसका कोई कंसेप्ट। तो हम एंट्री पास करें मशीन डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। अब जरा देखें क्या लिखा हुआ। दिस एंट्री हैज नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। तो कहता है इसका आपके प्रॉफिट और लॉस से कोई लेना देना नहीं है। ये वो नहीं है जो आपकी रिटेन अर्निंग में चला जाएगा, क्योंकि रिटेन अर्निंग का उर्दू में मतलब क्या है? वो कमाई जो रोक ली है। तो क्या ये कमाई है? ये कमाई ही नहीं है। ये अर्निंग की डेफिनेशन भी पूरा नहीं होता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? गेन और डिस्पोजल प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, वो घुम घुमा के रिटेन अर्निंग में चला जाएगा क्योंकि वो कमाई है। ये सरप्लस कमाई नहीं है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा नहीं है। अल्टीमेटली ये रिटेन अर्निंग का हिस्सा, ये एक ऐसा प्रॉफिट है जिसकी बातें तो हो रही हैं, लेकिन एक्चुअल में को पूछ रहे भाजन वहां तो कख नहीं साढ़े को। समझ आ गई बात? अच्छा वो कहता है रीवैल्यूएशन सरप्लस इज प्रेजेंटेड विद इन इक्विटी इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या मतलब है? वो कहता है देखो सबसे पहले आप क्या करोगे? कैपिटल लिखोगे इक्विटी में। याद करो बच्चों,
इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में। अब क्या लिखा करते थे, कैपिटल लिखा करते थे ना, उसमें प्रॉफिट क्या किया करते थे, ऐड किया करते थे। ड्राइंग माइनस किया करते थे। अब बच्चों यहाँ पे ड्राइंग की जगह बढ़ के आ गया डिविडेंड, और प्रॉफिट की जगह, प्रॉफिट की कैलकुलेशन पहले कर लेंगे तो वर्ड आ जाएगा रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग में डिविडेंड ऑलरेडी माइनस हो चुका होता है, ये फाइनल फिगर, नेट फिगर आ रही होती है। रिटेन अर्निंग के नीचे वो कहता है अलहदा से एक लाइन बनाई जाएगी रीवैल्यूएशन सरप्लस की, और ये 2.5 लाख वहां पे लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वो कमाई है जो आपने एक्चुअल में की है, लेकिन ये वो पैसे हैं जो आपने एक्चुअल में कमाई नहीं किए। अगर तो एक्चुअल में किए होते तो रिटेन अर्निंग के अंदर होने चाहिए, ये रिटेन अर्निंग के अंदर नहीं है, ये रिटेन अर्निंग के नीचे है। दोनों में फर्क समझ आ गया? सची मुची एसेट बेच दिया, 2.5 लाख रुपए कमा लिया, ओके, वो रिटेन अर्निंग में नजर आएगा। लेकिन आपने एसेट तो बेचा ही नहीं, एसेट तो आपके पास पड़ा है, प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये ऐसा नहीं है जिसको दिखाया जा सके, तो ये रिटेन अर्निंग के अंदर नहीं होगा, ये उसके नीचे होगा। तो यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? तो ये ऊपर जो मैंने आपको 2 बार लाइनें पढ़ाई थी, वो इसलिए पढ़ाई थी ताकि आपको समझ आ जाए कि रीवैल्यूएशन सरप्लस कहाँ पे लिखते होते हैं। अब समझ आ गई रिटेन अर्निंग ऊपर क्यों पढ़ाई है मैंने? क्योंकि कंपनी के सिनेरियो में 2 लाइनें आती होती, कौन कौन सी? कैपिटल आता होता है और रिटेन अर्निंग। ये तीसरी लाइन है जो कहाँ पे आएगी, उसके नीचे आएगी। हजम शुद्ध। अब बच्चों का अगले एग्जाम्पल है, 30 जून 15 वाले दिन रीवैल्यूएशन करवाई। एक आपके पास पुराने जमाने की बिल्डिंग पड़ी हुई थी, कितने की ली थी आपने? 15 लाख की। कई साल हो गए इस्तेमाल करते करते, कितनी इस्तेमाल हो चुकी है? इस वक्त बाकी बची कुछ उसकी वैल्यू कितनी रह गई है? मार्केट में फोन किया, कहा कि यार ये बिल्डिंग सेल करनी। मार्केट वाले कहते तुम्हारी बिल्डिंग के बारे में बड़ी गलत खबर है सारे को, सुना है कि यहाँ पे जिन्नों का साया है। तो कोई भी जानने वाला शख्स इस बिल्डिंग को परचेज नहीं करेगा। असं फिर ही दसो तो सही यार किन्ने की सेल हो जाएगी? उन्होंने कहा 1.5 लाख रुपए लेट लगे, वो भी इस वास्ते कि असं इटा शिटा ला लू के ते वेच देंगे, बाकी जेरे जिन शिन इतने रहते हैं वो इतने रहते रह, सानू इटा बचनिया, लैंड नहीं बचना, क्योंकि जिन्होंने लैंड खाली नहीं करना। समझ आ गई? असं आगे यार कोई जिन नहीं है यार, थोड़ी मेहरबानी। मैंने कहा जो मर्जी तुम कहो, जिन भावें नजर आए भावें ना आए, अफवाह फैल गई मार्केट, रेट नहीं बढ़ सकता। समझ लगी जी? अब बैठे बैठे क्या हो गया, दुख हो गया। दुख लगा कि नहीं लगा? लेकिन आपने क्या ना यार, मैं कड़ा बेचना, 1.5 लाख लैंड तो बेहतर है ना ही बेचो, क्योंकि हमें तो पता है ना कोई जिन नहीं है, हम तो इस्तेमाल करें। तो बच्चों अब बहरहाल, अब आपने प्रूडेंस कंसेप्ट पढ़ा है, याद है कुछ कुछ? प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपको फील हो कि लॉस हो रहा है, चाहे एक्चुअल में ना हो, तो क्या करो, उसको रिकॉर्ड करो। लॉस हो तो रहा है, एक्चुअल में नहीं हो रहा, फिर भी क्या करेंगे? ये प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है भाईजान रिकॉर्ड करो। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हमारी बिल्डिंग कहां से गिर के कहां पे आ गई? 11 लाख से गिर के 1.5 लाख पे आ गई, तो कितना नुकसान हुआ? तो बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई है, तो बिल्डिंग को क्या करेंगे? बोलो तो सही। बिल्डिंग को क्रेडिट कर देंगे। नुकसान हो गया है, एक्सपेंस में इजाफा हुआ है, क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इसके लिए वर्ड यूज करेंगे रीवैल्यूएशन लॉस। क्योंकि एक्सपेंस में इजाफा हुआ है, तो बच्चों इसलिए उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। क्या ये बात सुन लग गई? अब ये बिल्डिंग पहली दफा रीवैल्यू करवाई और लॉस हो गई, पहली दफा, दूसरी दफा नहीं, पहली दफा। वो पीछे एग्जाम्पल मशीन की थी, ये एग्जाम्पल किसकी है? इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो हो जाएगी बात। बिल्डिंग पहली दफा रीवैल्यू करवाई तो क्या हो गया? लॉस हो गया। अब अगला पॉइंट, रीवैल्यूएशन लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड इन इनकम स्टेटमेंट इन द पीरियड इन विच इट अराइजेस। अब आप कहेंगे सर हमने कौन सा बिल्डिंग बेची है? इसका जवाब प्रूडेंस कंसेप्ट देता है कि बिल्डिंग नहीं बेची, एक्चुअल में लॉस नहीं हुआ, लेकिन फील तो हो रहा है ना।
तो ये आपको कहेगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में जाओ, वहां पे आप अलाउंस फॉर बैड डेट्स रिकॉर्ड किया करते थे, क्या एक्चुअल में बैड डेट्स हो जाते थे? नहीं। तो फिर आप क्या करते थे? बैड डेट्स की एंट्री करते थे। तो बैड डेट्स तो एक्चुअल में वहां पे भी नहीं होते थे, एक अंदाजा ही होता था कि इतने हो जाएंगे, तो अब एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते थे। तो आज नहीं है तो कल को जब बेचोगे तो कल भी तो नुकसान हो ही जाएगा ना। तो जो नुकसान कल हो जाएगा, आज पता चल गया है, तो क्या फिर कल का वेट करें? क्या करें? आज ही रिकॉर्ड करें। समझ आ गई थी? कंक्लूजन क्या है बच्चों सारी डिस्कशन का? एज ए रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन देयर कुड बी ए सरप्लस और लॉस। कहता दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो कीमतें बढ़ जाएंगी या कीमतें कम हो जाएंगी। बढ़ने की सूरत में सरप्लस और कम होने की सूरत में लॉस। अच्छा, कहता रीवैल्यूएशन करने के बाद जो कुछ भी है आपके एसेट की कैरिंग वैल्यू फेयर वैल्यू के बराबर हो जाएगी। कैसे? यहां पे बच्चों देखो कैरिंग वैल्यू 3.5 लाख थी, लेकिन एंट्री पास करने के बाद अब कैरिंग वैल्यू 6 लाख हो जाएगी। यहां पे कैरिंग वैल्यू 11 लाख थी, लेकिन 9.5 लाख रुपए से बिल्डिंग की वैल्यू में कमी करने के बाद उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? 1.5 लाख। तो कहता है ये रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करने के बाद उसकी कैरिंग वैल्यू अपडेट हो जाएगी फेयर वैल्यू, चाहे गेन है चाहे लॉस है। यहां तक की बात लगी? आफ्टर रीवैल्यूएशन फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर द एसेट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। वो कहता देखो पहले मशीन थी तुम्हारे पास 3.5 लाख की, रीवैल्यूएशन की कितने की हो गई? 6 लाख की। अब ये 6 लाख है जो फ्यूचर में डेप्रिशिएट होगा, 3.5 लाख डेप्रिशिएट नहीं होगा, और टोटल लाइफ पे डेप्रिशिएट नहीं होगा, इसकी बाकी जो बची कुछ जिंदगी है उसमें डेप्रिशिएट होगा। समझ आ गई? अब ये बिल्डिंग 11 लाख की थी, अब कितने की रह गई है? 1.5 लाख की। तो ये 1.5 लाख की बिल्डिंग बाकी लाइफ पे डेप्रिशिएट होगी, टोटल लाइफ पे नहीं हो सकती। जो गुजार चुके हैं वो गुजार चुके हैं। हाँ जी, यहाँ तक की बात समझ आ गई सबको? तो बोलो तो सही। अब बच्चों एग्जांपल है, ध्यान से समझनी है। ऊपर हमने जो एग्जांपल समझी थी ना, वो डिफरेंट एग्जांपल थी और पहली पहली दफा रिवैल्यूएशन हुई। अब यहाँ पे होने लगी दूसरी दफा रिवैल्यूएशन। एग्जांपल देखते हैं। पहली रिवैल्यूएशन हो चुकी है 30 जून 2011 वाले दिन। उस वक्त कितना सरप्लस आया था बच्चों? 3 लाख रुपए का आया था। उस वक्त क्या एंट्री पास की होगी? मशीन डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ठीक हो गया? दूसरी दफा रिवैल्यूएशन की है 30 जून 2013 वाले दिन। कितने साल बाद रिवैल्यूएशन की है बच्चों? 2 साल बाद रिवैल्यूएशन। मतलब 2011 में फोन करके रेट पता करवाया, तो पता लगा रेट 3 लाख रुपया ऊपर चला गया। हमने एंट्री पास कर ली, मशीन डेबिट सरप्लस क्रेडिट। 2 साल बाद फिर दोबारा फोन किया, अब पता लगा कि भाईजान 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। क्या हो गया? 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो क्या ये नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे? क्या ये नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे? नहीं। अगर तो ये नुकसान पहली दफा होता फिर तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना था, लेकिन नुकसान जब हुआ है ऑलरेडी आपकी किताबों में कुछ पड़ा हुआ है, सरप्लस पड़ा हुआ 3 लाख रुपए का। तो ये 2 लाख रुपया इस 3 लाख रुपए में से माइनस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा। नहीं बात समझेगी? इसकी एंट्री का पास करेंगे बच्चों? इसकी एंट्री पास करेंगे, रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट करने की बजाय किसको डेबिट कर देंगे? सरप्लस को डेबिट कर देंगे, और मशीन को क्रेडिट कर देंगे 2 लाख से। रीवैल्यूएशन लॉस को डेबिट नहीं करेंगे, किसको डेबिट करेंगे? सरप्लस को डेबिट करेंगे। सरप्लस को डेबिट करने का मतलब क्या है? सरप्लस कम हो जाएगा। अभी भी सरप्लस पड़ा हुआ है, कितना? 1 लाख अभी भी बचा हुआ। समझ लगी? क्या हकीकत में कोई नुकसान हुआ है? हकीकत में कोई नुकसान नहीं। क्यों? 3 लाख रुपए की खुशियां मनाई है और 2 लाख रुपए का क्या हुआ है? नुकसान।
हकीकत में कोई नुकसान नहीं है। नहीं समझ आई तो बोलो तो सही। ये ऐसे ही है बच्चों कि आज फर्ज करो आप में से किसी ने डॉलर परचेज कर लिया 280 का, कल डॉलर का रेट चला गया 290 का, परसों डॉलर का रेट आ गया 295, 285। तो कल जब डॉलर 280 से 290 पे गया, लुडियां तो डाली होंगी, भंगड़े तो पाए होंगे, 10 रुपए बढ़ गया, लेकिन बेचा नहीं था डॉलर। फिर 290 से 285 पे आया, झटका तो लगा। बात समझ आ रही है यारी कि काश मैं 290 पे बेच देता, झटका तो लगा। लेकिन क्या असल में लॉस हुआ है? असल में लॉस कोई नहीं हुआ। तो वो आपने जो अपने ख्वाबों की दुनिया में एक प्रॉफिट रिकॉर्ड किया हुआ था 10 रुपए का, उसी में से कमी आई है, हकीकत में तो कमी नहीं आई। तो अगर उसी में कमी आई है तो उसी प्रॉफिट को रिड्यूस करेंगे, एक्चुअल में लॉस कोई नहीं हुआ। तो ये पॉइंट सबको समझ आ गया। अब अगला पॉइंट, पहला आपने सरप्लस रिकॉर्ड किया था 2011 में, कितना था? 3 लाख। अब दोबारा जब आपने रीवैल्यूएशन करवाई है तो लॉस पता चला 3.5 लाख। अब क्या करें? अब बच्चों मशीन की वैल्यू तो कम होगी 3.5 लाख से, सीधी सीधी बात। सरप्लस कितने से डेबिट होगा? हमारे पास पड़ा हुआ 3 लाख से, सरप्लस 3 लाख से डेबिट करेंगे, लेकिन अभी भी लॉस पूरा नहीं हुआ। बाकी 50,000 रुपया कहाँ जाएगा? वो रीवैल्यूएशन लॉस के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्चुअल में लॉस कितना हुआ, तो एक्चुअल में लॉस 50,000 का, मतलब सादा अल्फाज में ये 285 के बाद ये 278 का हो गया। तो अब हम क्या कहेंगे कि एक्चुअल में लॉस कितना हुआ बच्चों? 2 रुपए का लॉस। 10 रुपए ऊपर गया था, 12 रुपए नीचे आ गया। तो हमें 10 रुपए का जो प्रॉफिट हमने सोचा हुआ था वो तो नहीं हुआ, लेकिन 12 रुपए का नुकसान नहीं हुआ, असल में 2 रुपए का नुकसान, अपने आप को हार्ट अटैक से बचाने के लिए। अगर सोचो कि 12 का नुकसान हो गया, फिर तो हार्ट अटैक पक्का। लेकिन अगर आप सोचोगे यार वाकई मेरा 12 का नुकसान होया, नहीं 2 रुपए तो आया, फिर हार्ट अटैक नहीं होएगा। बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ठीक हो गया नहीं? तो बात समझ आ गई सबको? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखना। रीवैल्यूएशन इज नॉट कंपलसरी एवरी ईयर एज पर IAS 16। क्या हर साल फोन कर करके रेट पता करवाना है? नहीं, कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है, या बहुत मेजर चेंज आ जाए तो फिर पता करें। रिवैल्यूएशन एंट्रीज आर ओनली रिक्वायर्ड व्हेनेवर देयर इज अ मटेरियल डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू। फॉर एग्जांपल, आपके पास एसेट पड़ा हुआ है 5 मिलियन का, कितने का पड़ा हुआ है? मार्केट से फोन कर के पता करवाया, तो मैंने कहा यार 5 मिलियन तक 5,000 रुपया तुम्हें मिल जाएगा। तो क्या रीवैल्यूएशन की एंट्रियां करेंगे? ये इसकी निस्बत इमटेरियल अमाउंट है 5,000। आपका सर 5 मिलियन का है, मार्केट में रेट कितने का लगा? 5 मिलियन और 5,000। तो ये चेंज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपका एसेट है 10,000 का और अब हो गया 15,000 का, चेंज तो अभी 5,000 का ही आया, लेकिन ये मटेरियल है एज कंपेयर टू अमाउंट। लॉजिक समझ आएगी नहीं आई? वो कहता है कि रीवैल्यूएशन की एंट्रियां कब करेंगे? जब कोई मटेरियल डिफरेंस होगा कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू के दरमियान। हम ये नहीं कह सकते कि 5,000 का फर्क होगा तो रिकॉर्ड करेंगे, 5,000 से कम का होगा तो नहीं करेंगे, नहीं। वो कहता है अमाउंट के हिसाब से कंपैरिजन करनी है कि अमाउंट 5 मिलियन है कि 10,000 है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कि मटेरियल का वर्ड उसने ऐसा वर्ड यूज किया है कि आप ये नहीं कह सकते कि कोई सर इतने रुपए का अगर चेंज आया तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं आया तो नहीं करेंगे, नहीं, रुपये डिफाइन नहीं कर सकते। एसेट की वैल्यू के हिसाब से कंपेयर करेंगे कि वो मटेरियल है या नहीं। पॉइंट समझ आ रहा है? ऊपर भी 5,000 का फर्क है, नीचे भी 5,000 का फर्क है, लेकिन ऊपर वही 5,000 क्या है? इमटेरियल। नीचे वही 5,000 क्या है? मटेरियल। लॉजिक समझ आ गई? मटेरियल क्या होता है?
अच्छा जी, देखो एग्जांपल मैं आपको एक और भी दे सकता हूँ। आपकी जेब में सिर्फ 50 रुपए, कितने पैसे हैं? 50। आपने यहाँ से जाना है हॉस्टल, चिंगची पे बैठे, कितने पैसे लेगा चिंगची वाला? और कितने पैसे लेगा हॉस्टल वाले? 10 तू तो ये सब नाल ही बाहर सौंदा है, अब बाहर किलाई शलाई गद्दा शद्दा पार्किंग जो मोटरसाइकिल चुक के लाए जाते ने उत्थे। हाँ जी, चिंगची वाला कितने? 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए है मिनिमम, तो आजकल मैं 30 रुपए चल रहा है। तो 30 रुपए फर्ज करो डील लग, आप बैठ गए वहां पे, जब उतरे जेब में हाथ डाला तो पता लगा पैंट की जेब फटी हुई, 50 रुपए गए। दुनिया में सबसे ज्यादा इस वक्त जिस चीज की वैल्यू आपको फील होगी ना, वो 50 रुपए की। ढूंढेंगे यार, मैं इतने बैठा सी, मेरे नाल कौन बैठा सी, भाईजान तुम उठो जरा, इतने मेरे पैसे डिगे पे। ठीक है, लेकिन अगर आपकी जेब में हो 1000 रुपया, 50-50 वाले नोट है, और एक 50 रुपये घूम गया, तो कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं। दूसरा 50 रुपये का नोट करके दे दो, इज्जत बचाओ। इस वक्त सबसे ज्यादा स्टेक पे क्या लगे हुए हैं? पैसे नहीं लगे हुए, इज्जत लगी हुई है। 7 बंदे तो वेखन देने कि मुंडा तो यार चंगे भले घर का लगता है, पैसे कोई नहीं है तो बह गया। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? उस वक्त 50 रुपये बड़े मटीरियल है जब आपके पास एक ही नोट है। लेकिन जगह अगर आपके पास 20 नोट है, उसमें से एक नोट 50 वाला घूम भी गया है, तो कोई टेंशन। फर्क समझ आ गया? मटीरियल क्या होता है? अच्छा जी, भारत। अब अगला पॉइंट है बच्चों, इफ देयर इज ए लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एन एसेट इन एन अकाउंटिंग पीरियड, but there is a balance of any surplus related to same asset because of any previous revaluation। 2 साल पहले रिवैल्यूएशन की थी, प्रॉफिट था, इस साल लॉस हो गया, तो क्या करेंगे? फर्स्ट एडजस्ट द लॉस अगेंस्ट द सरप्लस एंड द बैलेंस ऑफ लॉस इफ एनी इज रिकॉग्नाइज्ड इन इनकम स्टेटमेंट। तो लगी बात? सरप्लस माजी में पड़ा हुआ था, इस साल आया लॉस, लॉस पहले किसको चार्ज करेंगे? सरप्लस को। खत्म हो गया तो ठीक है, नहीं खत्म हुआ तो फिर क्या करेंगे? बाकी का प्रॉफिट लॉस में। अच्छा बच्चों, अब अगला कंसेप्ट आ गया कि हमारे पास जो बहुत सारे एसेट होते हैं वो तो डेप्रिशिएट होते हैं, सिर्फ लैंड एक बाद एसेट ऐसा है जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं होती। मशीन इक्विपमेंट, प्लांटर मशीनरी, डेप्रिसिएट क्या कहते हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग इक्विपमेंट, जो कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं ना एसेट के तौर पे, वो सारे के सारे क्या होते हैं? डेप्रिशिएट। लैंड एक ऐसी चीज है जो डेप्रिशिएट कर। अब बीच में कंसेप्ट आ गया क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का, उसका क्या था? दोबारा से एग्जांपल देखते हैं बच्चों। 30 जून 2013 वाले दिन एक मशीन थी, कितने की ली थी? कई साल हो गए इस्तेमाल करते करते, 1.5 लाख रुपए की डेप्रिशिएट हो चुकी है। कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है? 3.5 लाख। मार्केट से रेट पता करवाया, कितना लगा? 2.5 लाख। कितना नुकसान हो गया? 1 लाख रुपए का नुकसान। अब 1 लाख रुपए का नुकसान तो रिकॉर्ड करेंगे, क्या एंट्री पास करेंगे? अब ये पहली दफा नुकसान हुआ है, मतलब पुराना कोई सरप्लस नहीं पड़ा हुआ, तो बच्चों क्या एंट्री करेंगे? रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट और मशीनरी क्रेडिट। यहां तक की बात सुन लगी? तो बोलो तो सही। अब बच्चों असल मसला ये है, हमारी किताबों में जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग अकाउंट बना रहे हैं और मशीन का कॉस्ट अकाउंट अलग बना रहे हैं, तो हमारी किताबों में मशीन क्या 3.5 लाख की नजर आ रही है? नहीं, हमारी किताबों में मशीन 5 लाख की नजर आ रही है। मतलब मशीन अकाउंट अगर आप बना के बैठे हुए हैं तो उसमें क्या डॉलर्स कितना नजर आ रहा होगा? 5 लाख की नजर आ रहा होगा ना? क्यों? क्योंकि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो अलग अकाउंट में है। तो अगर आप उसमें 1 लाख रुपए की कमी करेंगे, 1 लाख रुपए कम कर दिया, तो कैड ऑन फिर क्या हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा। हालांकि होना कितना चाहिए? 2.5 लाख। वो 2.5 लाख नहीं होगा। क्यों? आपने मशीन को क्रेडिट कितने से किया है? तो 5 लाख में से 1 लाख माइनस कर दो, पीछे 4 लाख।
हालांकि होना कितना चाहिए, 2.5 लाख। वो कहता है कि भाईजान कैडाउन 4 लाख नहीं नजर आना चाहिए, कैडाउन कितना नजर आना चाहिए, 2.5 लाख। हम कहेंगे यार ये कैसे करें, 5 लाख है, 1 लाख माइनस कर दिया, 4 लाख हो जाएगा। जबकि हम अभी अभी ने पढ़ा है कि भाई एसेट जब आप रिवैल्यूएशन का क्या कहते हैं एंट्री पास कर देंगे ना, तो एसेट की जो वैल्यू है वो फेयर वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। किसके बराबर आनी चाहिए, और फेयर वैल्यू 4 लाख थोड़ी है, फेयर वैल्यू कितनी है, 2.5 लाख। तो बच्चों ऐसे सिनेरियो में आता है क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट, कि उस एसेट की जितनी डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है पहले उसको खत्म करो, उसको उड़ा दो बुक्स में से। उड़ाना कैसे है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को उड़ाना है, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि उसकी नेचर क्या है, क्रेडिट। खत्म करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और मशीन को कर दें क्रेडिट, पहले एंट्री आपको ये करनी पड़ेगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट, मशीन, क्रेडिट। तो बच्चों इस एंट्री का फायदा क्या है, आपकी मशीन 5 लाख से गिर के कहां पे चली जाएगी, 3.5 लाख पे। आपकी मशीन कॉस्ट से कैरी वैल्यू पे शिफ्ट हो जाएगी। इस एंट्री तो पूछ ले कि भाईजान ये जो एंट्री कर रहे हो इससे होता क्या है, तो क्या जवाब देंगे आप, कि हमारी मशीन कॉस्ट से उठ के कहां पे चली जाएगी, WDV पे आ जाएगी। फिर अगली एंट्री करेंगे 1 लाख रुपए की, तो क्या होगा बच्चों, तो WDV से उठ के फेयर वैल्यू पे आ जाएगी। 2 एंट्रियां करनी पड़ेंगी आप। पहली एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और मशीन क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म हो जाएगी, लेकिन मशीन कॉस्ट से उठ के कहां पे आ जाएगी, WDV पे आ जाएगी। फिर एक और एंट्री करनी पड़ेगी, वो क्या है, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट और मशीन क्रेडिट। इस एंट्री का मकसद क्या है, कि आपकी मशीन WDV से उठ के फेयर वैल्यू पर। ये 2 एंट्रियां समझ नहीं, क्या मतलब है, कि रीवैल्यूएशन वाले दिन पिछली जितनी डेप्रिसिएशन है सारी उड़ा दो। उड़ाने से क्या मुराद है, उसको कर दो डेबिट, वो खत्म हो जाएगी, और मशीन को कर दो क्रेडिट, तो मशीन क्या हो जाएगी, कॉस्ट से उठ के WDV पे आ जाएगी। तो यहां तक की बात समझ आ गई बच्चों। अब अगला पॉइंट आपने मुझे बताना है, आपके पास एक इक्विपमेंट पड़ा हुआ था, माजी में लिया था 15 लाख रुपए का। कितने का लिया था, आज तक यूज करते करते कितना डेप्रिशिएट हो चुका है, रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची हुई है, मार्केट से फोन करके रेट पता करवाया तो कितना रेट लगा, कितना फायदा हुआ। 2 एंट्री आपने मुझे करके देनी है। जैसे ऊपर 2 एंट्रियां हुई पड़ी हैं, ऐसी 2 एंट्रियां इसकी करनी है आप। है नहीं, पहली एंट्री क्या होगी बच्चों, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और इक्विपमेंट। इस एंट्री का मकसद एसेट की कॉस्ट को उठा के WDV पे लेके आना। अगली एंट्री क्या होगी जी, इक्विपमेंट डेबिट और सरप्लस क्रेडिट। इसका मकसद क्या है, कि WDV से उठ के फेयर वैल्यू पे शिफ्ट हो जाए। ये एंट्री की है, ये बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है जी, चलो जी आज के लिए इतना ही काफी है, कल इससे आगे चलेंगे।
यही अल्फा वाला सवाल बच्चों घर जाके दोबारा आपने करना है। नहीं समझ नहीं है सवाल, दोबारा करें। यही दो एंट्री, यही एंट्री, जितनी डेफिनेशन है खत्म करें, उसके बाद गेन आया है या लॉस है उसकी एंट्री का आप करके देख लें। जो आप बात कर रही है ना, उसमें डाटा ज्यूम करके आप खुद एंट्री पास कर लें। एग्जैक्टली यही सिनेरियो बने। ठीक है।